Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, in the last video we have discussed about fundamental rights and we have read about three fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation. Now we will discuss about right to freedom of religion from page number 187 in your textbook. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब होता है धर्म की स्वतंत्रता। और ये फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक डिस्कस किया गया है। तो इसमें दिया गया है, एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज हर रिलीजन, कि प्रत्येक नागरिक के पास, इंडिया के प्रत्येक नागरिक के पास अपने धर्म की जो पूजा पाठ है उसको करने का या अपने धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको मानने का अधिकार दिया गया है। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स, कि कानून की नज़रों में क्या है कि सभी धर्म बराबर हैं और प्रत्येक आदमी को अपने धर्म के प्रति रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स, दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कानून कहता है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब होता है शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द, और जो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है ये हमारा आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीपल टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ऑन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक ग्रुप को या हर तरह के ग्रुप को, लोगों के कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन देता है, और कोई भी ग्रुप जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और अपनी लैंग्वेज और कल्चर को डेवलप करने के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मीन्स कहने का ये है कि कोई भी लोगों का समूह जो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो वो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, बना सकता है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। दिस गिव्स अथॉरिटी टू द सिटीजन्स टू मूव टू द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। देखो, वैसे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अथॉरिटी देता है, या हर नागरिक को ये अथॉरिटी देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, या सीधा केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने के केस को ही हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। ये बात किसने कही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है। ऑल दीज राइट्स आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज, कि यही अधिकार हैं, आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, जो हर किसी अथॉरिटी को बाइंड किए हुए हैं, दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज, जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार पर भी पाबंदी लगाते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है।
उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम डायरेक्टिव्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नीति निदेशक सिद्धांत बोलते हैं इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो ये क्या है? इनके पीछे पावर ऑफ लॉ नहीं होती, यानी कि कानून की शक्ति नहीं होती। जैसे फंडामेंटल राइट्स के पीछे पावर ऑफ लॉ होती है, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे पावर ऑफ लॉ नहीं होती। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। और इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काम क्या करते हैं? जो भी गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट को एक तरह से डायरेक्शन देने का काम करते हैं कि भाई आप सरकार को या कानून इस तरीके से बना सकते हैं, सरकार इस तरह से चला सकते हैं, शासन इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वो बात गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि वो उनका पालन करे या ना करे। अगर पालन नहीं किया जाता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वायलेट होने पर हमें कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक केवल नीति निदेशक सिद्धांत माने जाते हैं, जो गवर्नमेंट को लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए दिए जाते हैं। These principles help the government to make social and economic reforms in the country। और ये सिद्धांत गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक सुधार करने के लिए भी दिए जाते हैं देश में। इसके बाद दिया है दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर रेड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। नीति निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और क्या काम करते हैं? वो सरकार को डायरेक्ट करते हैं। सरकार को डायरेक्ट करने का मतलब सरकार को निर्देश देते हैं कि गरीबी को कैसे कम किया जाए, एंड टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। और जो इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी है राष्ट्र के लिए वो कैसे लाई जाए, यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है और सामाजिक समृद्धि है उसको कैसे सुधारा जाए, या उसके लिए सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को कैसे लाया जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, ये कंप्लीट होता है। आपको मैं जो MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ PDF के माध्यम से, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास भेज दिए गए हैं। आज मैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और भेज दूंगा, वो आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। कल लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो भेज दिए जाएंगे, तो आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करते रहेंगे। आपने नोटबुक में केवल वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके MCQs की और ये फिल इन द ब्लैंक्स की और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं। थैंक यू।